इंडिया का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, जो बताता है कि एक आइडियल डाइट क्या होता है, रेकमेंडेड लोगों को क्या खाना चाहिए और लोकली क्या प्राइसेस है, उस खाना को खरीदने के लिए क्या कितने पैसों की ज़रूरत है, उसका अगर हम एक हिसाब लगाएं और उसके साथ साथ हम देखें कि लोग कितना कमा रहे हैं आज के दिन में, उस एक एक्सरसाइज में ये निकलता है कि 52%, 52% इंडियंस उस खाने को अफोर्ड नहीं कर पाते जो ICMR कह रहा है कि इंडियंस को खाना चाहिए। तो एक तरफ भूखमरी नहीं है, खाली पेट लोग शायद नहीं सो रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो हमारे ही नॉर्म्स के हिसाब से हम कह रहे हैं कि लोगों को इस तरीके का खाना खाना चाहिए, वो खाना लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रेगुलर रोज़गार नहीं है, इनफॉर्मल में जहाँ पे काम कर रहे हैं न्यूनतम वेतन भी मिलता नहीं है। जो मिनिमम वेज की कैलकुलेशन होती है उसमें ये खाने का प्राइसेस को भी देखा जाता है, लेकिन किसी को मिलता नहीं है। खुद नरेगा में ही जो वेजेस दिया जाता है वो मिनिमम वेज से कम दिया जाता है, तो वो ऑब्वियस है कि लोग फिर खरीद नहीं पाते हैं, तो जो मिलता है वो खा लेते हैं। पेट भरना पहली क्राइटेरिया होती है किसी के लिए भी, तो आप चीपेस्ट सोर्स में जिससे भी पेट भरेगा आप पहले वही खाओगे। तो इसीलिए आप चावल रोटी अब PDS में भी मिल जाता है, वैसे भी सीरियल प्राइसेस सबसे कम होता है और सीरियल पेट भरता भी है, तो वही खाते हैं, उसी से जो प्रोटीन मिनरल मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी सब चीज़ें चाहिए उनका दाम भी ज़्यादा होता है, जैसे दाल हो, तेल हो, नॉन वेज में आप जाए दूध, अंडा, मीट, मछली, ये सारे चीज़ों का क्योंकि दाम ज़्यादा होता है तो लोग उसको खाते भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके चलते जैसे मैं कह रही थी, एक तो बच्चों में हमें दिखता है स्टंटिंग, वेस्टिंग वगैरह, बड़ा होके अनीमिया एक और प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो इसी से रिलेटेड है। अनीमिया मतलब रक्तहीनता, हीमोग्लोबिन कम है खून में। हीमोग्लोबिन खून में कम होने से अगेन ब्रेन स्लो फंक्शन करता है, लोग जल्दी थक जाते हैं, काम कम कर पाते हैं, नींद ज़्यादा आती है। भारत में महिलाओं में 56% महिलाएं अनीमिक हैं, अडल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। इवन अमंगस्ट मेन इट्स 25-30%, विच इज़ नॉट लो, विच मीन्स अगेन कि जब हम भूख के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। बीमारियों के जो इम्यूनिटी है वो भी कम होता है, तो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो एक तो इसमें लाइक आई वाज सेइंग, तो एक तो टू एस्टैब्लिश दैट हंगर इज़ अ प्रॉब्लम, और ये एक्सेप्ट करना भी आजकल लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक दूसरी इमेज भी बनी हुई है कि इंडिया तो इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, हर क्विजीन का खाना मिलता है। पर द स्टैटिस्टिक्स, सरकार के खुद के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी ये दिखाता है कि अगर हम अनीमिया को देखें, स्टंटिंग देखें या अडल्ट्स में BMI देखें, तो इसमें एक बड़ी डेफिसिट है, अबाउट 1/3 एटलीस्ट। वो तो क्लियरली दिख रहा है कि वो जितना खाना चाहिए, जिस तरीके का खाना खाना चाहिए, ये सब में थोड़ा बिहाइंड है। एंड लाइक आई सेड, देयर मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स, खाना इज़ द मेन डिटर्मिनेंट, पर वो खाना पहुंचे लोगों तक, इसमें बहुत सारे और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे ये हम बोल रहे थे कि हंगर इंडेक्स में हमारा हमेशा रैंक कम आता है, पहले हम एक्नॉलेज करते थे, अब हम बोल रहे हैं इनके तरीके ही गलत है। तो इनके क्या तरीके हैं जो हमें गलत लग रहा है? तो हंगर इंडेक्स जो नापा जाता है वो एक इंडेक्स है इन चीज़ों का जो मैंने अभी बताया ना, कि स्टंटिंग कितना है, वेस्टिंग कितना है। तीसरा वो लोग लेते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, क्योंकि उसके पीछे भी यही समझ है कि जो बच्चे मरते, वैसे 5 साल से कम उम्र के किसी बच्चा को मरना नहीं चाहिए, अनलेस बहुत ही रेयर कुछ जेनेटिक डिजीज हो या कुछ ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिससे उनको मरने की ज़रूरत है। तो बच्चे मर रहे हैं तो फिजूल के मर रहे हैं, मतलब बचा सकते हैं उनको, लेकिन उनको एक्सेस नहीं मिल रहा। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग है कि कुपोषित नहीं होते तो उन बच्चों को वो वाली बीमारियां भी नहीं होती हैं। कैसे बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये चीज़ें अगर आप हेल्दी हो तो 3-4 दिन बीमार रहोगे, फिर ठीक हो जाओगे। लेकिन कुपोषित अगर आप हो और आपको डायरिया हो जाता, दस्त हो जाता है, तो फिर वो एक साइकिल बन जाता है कि आपके वैसे ही बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं है, फिर दस्त हो गया तो फिर और न्यूट्रिएंट्स चले गए, डिहाइड्रेशन हो गया और बच्चा मर भी सकता है। तो इसीलिए लोग मोर्टेलिटी भी लेते हैं। और फोर्थ चीज़ लेते हैं पूरा अडल्ट की, क्या कितना खाना अवेलेबल है, अफोर्डेबिलिटी क्या है। तो इसमें सरकार ये कह रही है कि इसको हंगर का नाम देना ही गलत है, क्योंकि कुपोषण और भूख सेम नहीं होता। ये
हमारी सरकार की आज का दिन का रेस्पॉन्स है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब आप बोल रहे हैं तो आप ऐसा लोगों को लग रहा है कि लोग भूखे मर रहे हैं, पर ये नहीं है, कुपोषण है। लेकिन अगर इतना देर जो मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ उसमें ये है कि कुपोषण और भूख में इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में हैं। पूरे दुनिया में ये भी समझ आ गया है कि भूख और खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी आप घास भी दे दो, कुछ भी दे दो, पेट तो भर ही जाएगा, इंसान जी लेगा। लेकिन खाना या खाद्य सुरक्षा का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि उस तरीके का खाना आपको मिल रहा है जो आपकी ज़रूरत है और जो आपको अच्छा भी लग रहा हो, कल्चरली भी अप्रोप्रिएट हो। उसको नापने का एक ही तरीका है कि अगर आप खाने से बॉडी को जो चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो ग्रोथ ठीक से हो रहा है, मतलब खाना ठीक से मिल रहा है। तो वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे भी कोई कमी है। ये मेरा जवाब होगा सरकार को जब वो कहते हैं कि ये तो गलत इंडिकेटर से मेजर कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर ठीक है, मान लीजिए इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं है, नाम बदल देते हैं ग्लोबल माल न्यूट्रिशन इंडेक्स, उससे भी ये फैक्ट तो नहीं बदलता है कि हमारा रैंक तो कम है, कि कोई कमी तो हो रही है, कुपोषण तो हो रही है। भले ही आप उसको भूख नहीं बोलना चाहते हैं, आप उसको कुपोषण बोलना चाहते हैं, प्रॉब्लम तो है, पर वो डेफिनेशन पे हम चले जाते हैं और इसको ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। तो असली मुद्दे पे जो बात होनी चाहिए वो होती ही नहीं है। मतलब फूड कैन लीड टू न्यूट्रिशन, सो हंगर कैन लीड टू मैल न्यूट्रिशन। सो ये ठीक है, पर अगर हम एक चीज़ और डिस्कस करें, जो ये देश पहले 25 में आता है जहाँ पे हंगर और मैल न्यूट्रिशन बहुत कम है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो दैट मेक श्योर दैट दे आर इन द टॉप 25? और वो ज़्यादा बदलते नहीं होंगे, आई एम गेसिंग। वो नहीं बदलते हैं। वो उसका भी एक रीज़न होगा। हाँ, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट टॉप 25, हम लोग थोड़ा 30-40 भी देख ले जो हमसे गरीब भी हैं, तो बहुत सारे चीज़ें किए हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट से लिंक ठीक देखें, एक तो जनरल लेवल ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयमेंट और वेजेस, तो उस पर ना भी जाएं। इसमें पब्लिक सर्विसेज का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे हमने कहा कि टारगेट इज ये वाले एज ग्रुप्स, छोटे बच्चे, महिलाएं, एडोलेसेंट गर्ल, तो इनके लिए क्या क्या होना चाहिए और कितना हद तक यहाँ पे है और दूसरे देशों में क्या हो रहा है। उसमें अगर हम लोग देखें, पहला तो हेल्थ सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप थ्रू प्रेगनेंसी या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं, अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो क्या आयरन टैबलेट दिया जा रहा है, ये सब मॉनिटर हो रहा है कि नहीं। ये सब के लिए जो यूनिवर्सल प्रोग्राम्स होने होती हैं मुफ्त में, ये एक पूरा एक वेलफेयर रेजीम होता है जो बहुत सारे देशों में बहुत पहले से इस्टेब्लिश किया गया, जो हमारे देश में हमेशा से थोड़ा नेग्लेक्टेड रहा है। इसमें एजुकेशन भी आता है, क्योंकि ये भी देखा गया कि महिलाओं में अगर शिक्षा बढ़ती है तब स्वास्थ्य भी बढ़ती है, क्योंकि उनको जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा एक्सेस कर पाती है, बेटर प्रैक्टिसेस कर पाती है। तो एक तो शिक्षा में हमेशा बहुत कमी रही है, और महिला और पुरुष के बीच में शिक्षा का गैप भी ज़्यादा रहा है हमारे देश में। इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल की सिस्टम है उसमें जिस तरह का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टीचर्स कितने हैं, टॉयलेट्स है कि नहीं, फीमेल टीचर्स हैं कि नहीं, तो ये पूरा जो वेलफेयर सिस्टम होता है जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एजुकेशन हो गया और दूसरा हेल्थ हो गया। तो हेल्थ में हमारे देश में भी है, जैसे ANM है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिनको टीकाकरण करना होता है, बच्चों का वज़न लेना होता है, बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो बोलने के लिए तो ये सारे कार्यक्रम हमारे देश में भी है, लेकिन एक एक प्रोग्राम में जब हम देखते हैं कि बजट कितना है, उसमें हो क्या रहा है, कितने बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, उसमें बहुत सारे कमियां हम लोगों को दिखता है। तो एक तो ये पूरा वेलफेयर सिस्टम जो है उसमें इंडिया में कमियां हैं, और ये बाकी देशों में काफ़ी बेहतर है। आप अगर गूगल करोगे ना, मिड डे मील अक्रॉस द वर्ल्ड करके, मतलब स्कूल में खाना क्या खिलाते हैं, वो जो डिफरेंस दिखता है वो बहुत स्टार्कली दिखता है। इंडिया में आप साउथ में जाओ तो चावल सांभर होगा, कहीं मुश्किल से थोड़ा सब्जी दिखेगा। पूरा नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी बोलते हैं लेकिन उसमें चावल ही चावल होता है और ऐसे पतली से एक दाल उसमें डाला जाता है। दूसरे देशों में हम देखते हैं जैसे ब्राज़ील हो गया या थाईलैंड हो गया, वियतनाम, जो बहुत सारे अमीर देश नहीं हैं, वहाँ पे वो चावल भी दे रहे हैं, मछली भी दे रहे हैं, सलाद भी दे रहे हैं, कभी कभी दूध भी दे रहे हैं, अंडा दे रहे हैं। तो जो सरकार दे रही है, एक तो देना, और उसकी गुणवत्ता भी हमारे यहाँ बहुत कम है, और उसमें भी बजट्स इज़ अ वेरी बिग इश्यू कि कितना पैसा हम अपने लोगों पे इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स, चाइल्ड केयर, इन चीज़ों के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ये
प्रोग्राम्स हमारे इस तरीके से बने ये सोच के कि सबको एक अच्छी रेगुलर नौकरी मिलती है और सब मतलब रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में है, 10 से 5 काम करते हैं, उनको लीव मिलता है, उनके लिए सर्विसेज है। लेकिन जो खेत में काम करती हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करती हैं, जो सब्जी बेचती हैं, इन लोगों के लिए ना कोई मैटरनिटी बेनिफिट है, ना ही कोई चाइल्ड केयर सर्विस है। ये चीज़ें हैं जो दूसरे देशों में बेटर है। और तीसरा फूड प्राइसेस कि क्या अवेलेबल है। अगेन एक अजम्पशन है कि खाने का कमी नहीं है, लोग खा नहीं रहे हैं क्योंकि एक लेवल पे कि लोगों को समझदारी नहीं है कि क्या खाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फोकस है ये जिसको कहते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कहते हैं कि सरकार लोगों को समझाएगी कि आपको कैसे खाना चाहिए। लेकिन हम लोग जब करते हैं सर्वे या काम करते हैं ज़मीन पे, हम लोग देखते हैं कि लोगों को भी कहीं पे आइडिया है कि अच्छा खाना क्या होता है, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं होता है। जैसे वो ग्रामीण इलाके में भी हो तो कुछ महीने मिल जाता है सब्ज़ी, तब खा लेते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर उनको जाना पड़ेगा कहीं हाट में जो दूर है, वहाँ जाके पैसे दे के सब्ज़ी लाना पड़ता है, तो वो कॉस्ट बहुत हो जाता है, मिलता नहीं है। तो इसके लिए क्या सिस्टम्स है कि रेगुलरली पूरा साल मिले, अफोर्डेबल हो, ये सारे चीज़ों के लिए कोई पॉलिसी ही हमारे देश में नहीं है। तो गैप्स हम लोग बोलने लगे तो इस हर क्षेत्र में है। मेन गैप ये है कि एक नेशनल लेवल पे न्यूट्रिशन के बारे में हमने कभी इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली सोचा ही नहीं है। तो उसके लिए जैसे अभी ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंडर ये मुद्दा आता है, उसमें हमेशा वो एक नेग्लेक्टेड मिनिस्ट्री रहा है, उसमें पैसे बहुत कम रहे हैं। तो जैसे आंगनवाड़ी है, लेकिन आंगनवाड़ी में प्रतिदिन 8 रुपये प्रति बच्चा आपको एलोकेशन दिया जाता है खाना खिलाने के लिए। अब 8 रुपये में क्या ही मिलता है अगर हम इतना न्यूट्रिशन गैप का बात कर रहे हैं। अंडा अगर देना चाहे, एक अंडा 5-6 रुपये से कम में नहीं मिल रहा है। तो अगर सही में अंडा दें तो और कुछ पैसा बचता ही नहीं है कुछ और देने का। एक अंडा खा के तो वो बच्चे का पेट भी नहीं भरेगा, दैट इज़ नॉट इनफ। तो ये सारे गैप्स इन रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन, वीमेन, पर्टिकुलरली ऑफ द पुअर, ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है और इसमें इनइक्वालिटी के चलते भी हैं। तो जो अमीर है वो खुद खरीद रहे हैं, वो मार्केट पे डिपेंडेंट है, उनके पास नैनी भी हैं, प्राइवेट नर्सरी का भी एक्सेस है, हर तरीके का खाने का एक्सेस है, तो वो रीच कर पा रहे हैं। पर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या सर्विसेज हैं, और ये पूरा मार्केट पे छोड़ देना दुनिया में कोई भी देश नहीं करता है। इवन अमेरिका जो सबसे प्राइवेटाइज्ड कमर्शियल देश है, उनका भी एक विमेन इन्फेंट चाइल्ड WIC करके प्रोग्राम है, और उनके गरीब लोगों को वाउचर मिलता है कि वो सुपरमार्केट में जाके दूध खरीदें, सब्ज़ी फल मीट खरीदें जो अच्छा खाना हो। सो इस तरह का सब्सिडी और सपोर्ट करना कोई यूनिक चीज़ नहीं है, पर हमारे यहाँ जो है वो दैट डजंट मीट द न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है, पोषण के लिए जो चाहिए, उसमें बहुत बड़ा एक गैप रहा है ओवरऑल। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि ये एक आउटकम है जिस तरह की आर्थिक नीति और जिस तरह की आर्थिक विकास हम अपने देश में देख रहे हैं, उसके चलते भी कुछ है डायरेक्ट नीतियों की ज़रूरत है, डायरेक्ट सर्विसेज की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह का जो आर्थिक वृद्धि यहाँ पे हो रहा है, जिसमें आर्थिक वृद्धि तो हो रहा है लेकिन रोज़गार उत्पादन नहीं हो रहा है, और साथ साथ जो असमानता जो बढ़ रहा है, ये सब के चलते भी हम इस तरीके का स्थिति देखते हैं जहाँ पे कुपोषण है, जहाँ पे अभी भी मलेरिया, टीबी, दस्त जैसे बीमारियाँ कुछ लोगों को हो रहा है, काफ़ी लोगों को हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो एन आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल दैट वी हैव, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जैसे इकोनॉमिक मॉडल की बात की और हमने कहा कि कहीं कहीं आंगनवाड़ी में 8 रुपये प्रति बच्चा हम खर्च करते हैं, तो आपके हिसाब से जो करंट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से क्या होना चाहिए डेली कॉस्ट टू फीड अ चाइल्ड इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 महीने से लेके 5 साल तक? Because it would be different, रूरल, अर्बन, अलग अलग राज्यों में अलग होगा वगैरह। तो ऐसा, तो अगर हम मान लो इतना ही दे दें, एक अंडा दे दें और एक पूरा मील दे दें, तो कम से कम डबल करना पड़ेगा, 15 रुपए तो देंगे तो वो हो जाएगा फिर। क्योंकि जब मील में भी हम बात कर रहे हैं उसमें सब्जी भी हो या एक फल हो, एक दिन कोई चिक्की खिला दिया, एक दिन कुछ लड्डू खिला दिया, क्योंकि बच्चों को वैरायटी की भी ज़रूरत होती है। तो लोकल आई वुड से कम डबल से हमें चालू करना चाहिए। और अगर यही हम 25 to 30 रुपीज़ कर दें तो ये जो 35% का आंकड़ा है वो कहाँ आएगा? वो तो बहुत जल्दी घट भी सकता है, क्योंकि अगर थाईलैंड का हम लोग अगर एग्जाम्पल ले, थाईलैंड में और इंडिया में दोनों में लेट 70s अर्ली 80s में 50% मैल न्यूट्रिशन था।
थाईलैंड में अब वो कुछ 6 या 8% में आ गया है, हम लोग 35 में आए हैं।